नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार पड़ोस के पाकिस्तान की एक खबर लेकर आपके बीच यहाँ हूँ। पाकिस्तान हमेशा से बड़ा दिलचस्प रहता है, तकलीफ़देह भी रहता है। हिंदुस्तान के लिए कभी कभी तकलीफ़ का सामान भी बनता है, लेकिन आमतौर पर खुद ही अधिक तकलीफ़ पाता है। क्या वजहें हो सकती हैं, ये एक लंबी बहस का मुद्दा होता है, लेकिन मैं आज वहाँ चुनावी नतीजे अभी आए ही हैं। देश की संसद के आए हैं, प्रदेश की विधानसभाओं के आए हैं, चुनावी नतीजे आए हैं। बड़ा दिलचस्प नज़ारा है वहाँ पर। पिछले प्रधानमंत्री पिछली बार निर्वाचित प्रधानमंत्री, जिनको बाद में अविश्वास प्रस्ताव के रास्ते से हटाया गया था, इमरान खान, पीटीआई उनकी पार्टी का नाम है, उसके इमरान खान जब वो बने थे प्रधानमंत्री, उस समय सबको मालूम था पाकिस्तान में कि फ़ौज ने उनको प्रधानमंत्री बनवाया है। फ़ौज ने, हिंदुस्तान में इस बात की कल्पना थोड़ा मुश्किल होगी कि फ़ौज किसी को प्रधानमंत्री या सांसद बना सकती है। पाकिस्तान में आम बात है, बच्चे बच्चे को मालूम है। इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसको, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बोलने की ज़रूरत नहीं रहती, इस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं। यानी वही एक संस्था है, वही एक संगठन है सरकार का वहाँ पे। ऐसी फ़ौज ने पिछले चुनाव में, 2018 के चुनाव में, इमरान खान को प्रधानमंत्री बनवाया था। फ़ौज के साथ उनके रिश्ते उस वक्त अच्छे थे। इमरान देश के सबसे पॉपुलर नेता भी थे, क्रिकेट के सितारे रहे हुए हैं वो। तो राजनीति में आए, मेहनत की, लोगों के बीच पकड़ बनाई और फ़ौज ने उनकी शोहरत देखते हुए उनको प्रधानमंत्री बनवाया था। उस वक्त भी लोगों को मालूम था कि चुनावों में फ़ौज का दखल है और इमरान खान को फ़ौज ने प्रधानमंत्री बनवाया है। लेकिन जब फ़ौज में कुछ खास ओहदों पर उन्होंने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तो फ़ौज का कलेजा फट गया इमरान खान से। उनको आदत नहीं है। हिंदुस्तान के मुकाबले हालात बड़े अलग हैं पाकिस्तान के। वहाँ फौजी अफसरों को, आला अफसरों को, जो जनरल रहते हैं, उनको ये आदत नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से कोई काम करे। उनका बस चले तो वो अपनी वर्दी में ही प्रधानमंत्री बन जाएं। नहीं बन पाते हैं, डिक्टेटर बन जाते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं बहुत सारे। अभी तक कई बार मार्शल लॉ लगे, कई बार फौजी हुकूमत आई, बीच बीच में फ़ौज की मर्जी से चुनाव भी हो जाते हैं। फ़ौज के किसी पिट्ठू को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। जब वो फ़ौज को किसी भी बात को लेके थोड़ा सा नाराज़ करता है तो हटा दिया जाता है, जैसा इमरान खान को हटाया गया था। इस बार फ़ौज का पूरा का पूरा अमला लगा हुआ था। नवाज शरीफ की पार्टी को प्रधानमंत्री बनाने का, उनकी पार्टी से प्रधानमंत्री बनाने का। नवाज शरीफ के भाई जो हैं वो प्रधानमंत्री चले आ रहे थे, उन्हीं को या नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने का था। हालत इतनी खराब है पाकिस्तान में, वहाँ की अदालतें इमरान खान के खिलाफ शायद 14 मुकदमे दायर कर दिए गए। 2 मुकदमों में लंबी लंबी सज़ा सुना दी गई। उनकी पार्टी को अवैध करार दे दिया गया, पार्टी का सिंबल जब्त हो गया, सब हो गया। इमरान खान में जेल में रहते रहते उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को कहा कि चुनाव लड़ना है। पार्टी के लोगों ने चुनाव लड़ा। न फ़ौज को अंदाज था, न नवाज शरीफ को अंदाज था, न नवाज शरीफ के भाई को अंदाज था। ये सारे लोग चुनाव हार गए। फ़ौज हार गई चुनाव, क्योंकि वही लड़वा रही थी। इमरान खान के लोग निर्दलीय प्रत्याशी की तरह लड़े और बड़ी संख्या में जीत के आए। मैं भी आंकड़ों में आपको उलझाना नहीं चाह रहा हूँ। फ़ौज की मर्जी के खिलाफ इमरान खान के कैंडिडेट निर्दलीय होकर लड़े, बड़ी संख्या में जीत के आए। जबकि वहाँ का नियम यह है कि जो महिलाओं के लिए या दूसरी अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटें हैं, उनमें पार्टी उम्मीदवार ही लड़ सकते हैं, निर्दलीय नहीं लड़ सकते। इमरान के लोग उन सीटों पे नहीं लड़ पाए थे। इसके बावजूद जहाँ से वो लड़ सकते थे, इंडिपेंडेंट, इतनी बड़ी संख्या में जीत के आए कि उनके बिना सरकार नहीं बन सकती थी। लेकिन पूरे देश में फ़ौज ने संख्या बदलवा दी, गिनती बदलवा दी। इंटरनेट पूरे देश में बंद कर दिया गया।
काउंटिंग को रोक दिया गया। उसके बाद चुनाव करवाने वाले जो निर्वाचन अधिकारी थे उनको कहकर सारी जगहों पे आंकड़े बदल दिए गए। नवाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लौटे थे देश, 2 जगह से चुनाव लड़े थे, दोनों जगह से हार गए थे, फौज ने दोनों जगह से उनको जितवा दिया। पाकिस्तान के कुछ पत्रकार बतला रहे थे, मैंने फ़ोन किया तो, कि नवाज शरीफ के पास फौज की दिलाई हुई फर्जी जीत पे भी खुशी में बोलने के लिए कुछ नहीं था। जो उनकी विक्ट्री स्पीच थी उसमें कुछ नहीं बोल पा रहे थे। इस बुरी तरह चुनाव हारे हैं, इस बुरी तरह फर्जीवाड़े में वहाँ पर नवाज शरीफ की पार्टी को, बेनज़ीर की पार्टी को चुनाव जीता हुआ साबित किया जा रहा है ताकि फौज अपनी मर्जी से अपना एक पिट्ठू प्रधानमंत्री बना सके और कठपुतली की तरह वहाँ के प्रधानमंत्री और सरकार को फौज चला सके। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बतलाता हूँ, ये आपकी कल्पना से परे की होगी। पाकिस्तान में फौज बड़े बड़े कारखाने चलाती है, फर्टिलाइज़र के, रासायनिक खाद के कारखाने चलाती है, सीमेंट के कारखाने चलाती है और कई किस्म के कारखाने चलाती है फौज। आपने कभी सोचा है, यहाँ हिंदुस्तान में तो फौजी अफसरों की पत्नियां जो हैं किसी कल्याण कोष के लिए, जो गुजर चुके हैं फौजी, उनकी पत्नियों के लिए मदद करने के लिए छोटा मोटा स्वेटर मफलर की दुकान कहीं चला लेती हैं। इस तरह से पाकिस्तान में फौज बड़े बड़े कारखाने चलाती है। वहाँ फौज एक बड़ा उद्योग हो गया है। वहाँ फौज को लगता है कि अड़ोस पड़ोस के देशों से थोड़ी जंग हो जाए तो उनको फौजी सामान, हथियार, गोला बारूद खरीदने मिलेगा जिसमें फिर कमीशन मिलेगा। बहुत ख़राब हालत है पाकिस्तान में, फौज की बहुत ख़राब हालत है। इसलिए मुझको लगता है कि जिस देश में फौज इस कदर हावी है और प्रधानमंत्री इस कदर कमज़ोर कर दिए गए हैं, कुर्सी को ही कमज़ोर कर दिया गया है, ऐसे देश में इन लोगों के हाथ में परमाणु हथियार भी हैं। आप सोच के देखिए, जितनी अस्थिर वहाँ की व्यवस्था है, एक असफल लोकतंत्र हो चुका है। मैंने अभी 4 दिन पहले इंटरव्यू किया था, आपने देखा होगा हमारे चैनल पर। पाकिस्तान में एक मार्क्सवादी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं आदम पाल को मैंने इंटरव्यू किया। उनसे जब मैंने पूछा कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत एक फेल्ड डेमोक्रेसी साबित हो चुकी है, तो उन्होंने कहा फेल तो वो चीज़ होती है जो कभी कामयाब रही हो। पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी कभी कामयाब नहीं रही, शुरू से यही हाल रहा उसका। आपको ध्यान होगा जियाउल हक थे वहाँ पे, जियाउल हक ने भुट्टो को फांसी दे दी थी, जो पिछले प्रधानमंत्री थे। खुद फौजी तानाशाह बने, उसके बाद भुट्टो को फांसी दे दी। ऐसे बहुत सारे मामले वहाँ पे, याह्या खान, अयूब खान, जाने कितने ही फौजी तानाशाह वहाँ पर हुए। आखिरी के जो थे जनरल मुशर्रफ, जो हिंदुस्तान भी आए थे, अटल बिहारी के साथ उनकी कई दौर की बातचीत भी हुई थी। कारगिल का जंग उन्हीं के समय हुआ था। ऐसे पाकिस्तान में मैं एक खास खबर को लेके आया हूं। मैं पूरा पाकिस्तान का ब्यौरा आपको देना नहीं चाहता हूं। पाकिस्तान से एक बिल्कुल ही ताज़ा खबर आई है, एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह। वहाँ की एक पार्टी है जमीयत इस्लामी, उसके एक नेता हैं हाफिज नईम उर रहमान। ये कराची शहर की एक विधानसभा सीट से जीते चुनाव। इस चुनाव में कराची शहर की एक विधानसभा सीट से जीते। पार्लियामेंट और असेंबली दोनों के चुनाव वहाँ हुए। उन्होंने अपने पार्टी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। अभी जीते ही हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि उनको जिताने के लिए धांधली की गई थी। जीता हुआ उम्मीदवार कह रहा है कि उसको जिताने के लिए धांधली की गई थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ नाम है इमरान की पार्टी का, उसके समर्थन से जो चुनाव लड़ रहा था उम्मीदवार कराची की इस विधानसभा सीट से, उसने वोट ज़्यादा पाए थे, लेकिन उसके वोट को बाद में घटा दिया गया।
और जमीयत इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को जिता दिया गया। फौज की ऐसी मेहरबानी रहती है, लिस्ट बना के दे देती है निर्वाचन अधिकारियों को, इस सीट से ये कैंडिडेट इतने हजार वोट से जीतेंगे, उसके बाद वो अपना आंकड़ा भरते रहते हैं। लेकिन हाफिज नईम और रहमान ने सीट छोड़ने की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर कोई हमें अवैध रूप से जिताना चाहता है तो हम इसको मंजूर नहीं करेंगे। विधायक बनने के बाद इस नेता ने ये कहा कि अगर कोई हमको गैर नाजायज तरीके से जिताना चाहता है तो हम नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा, जनता की राय का सम्मान किया जाना चाहिए, विजेता को जीतने दिया जाए, पराजित उम्मीदवार को हारने दिया जाए। उन्होंने बतलाया कि उन्हें 26,000 से अधिक वोट मिले थे, लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवार जो कि इमरान की पार्टी के थे, पीटीआई के थे, उनको सैफ बारी को 31,000 वोट मिले थे, 5,000 ज़्यादा। लेकिन फौज के अघोषित हुक्म पे, लिखा हुआ नहीं है, फौज का जुबानी कहा हुआ है, वहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी थे, इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने 31,000 वोट को 11,000 दिखाया और 26,000 पाए हुए को जिता दिया। फौज वहाँ से हटाना चाहती थी इमरान के कैंडिडेट को, तो उसको 31 को 11 कर दिया और जिसको 26,000 थे उसको जिता दिया। ईमानदारी देखिए आपने कभी ऐसा ईमानदार कोई नेता देखा है हिंदुस्तान में, जो संसद, लोकसभा, म्यूनिसिपल, वार्ड, पंचायत, गांव का कोई भी चुनाव जीते और जीतने के बाद कहे कि मुझको गलत तरीके से जिताया गया है, मैं नहीं रहूँगा इस पद पर, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है इस्तीफ़ा। अब ये हालत ये है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। धांधली कई तरह की हुई। मैं वहाँ की एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू सुन रहा था किसी एक पॉडकास्ट पे। उसका कहना था कि चुनावी धांधली जो है, चुनाव शुरू होने के बहुत पहले से हो गई। जब इमरान खान को फर्जी केसों में गिरफ्तार किया गया, प्रधानमंत्री से हटाया गया, फर्जी केसों में गिरफ्तार किया गया, सजा सुना दी गई, चुनाव लड़ने का अपात्र कर दिया गया, उनकी पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया, उनका चुनाव चिन्ह जब्त कर दिया गया। ये सब चुनाव शुरू होने से पहले हुआ। तो पत्रकार जिसको मैं सुन रहा था पॉडकास्ट पर, उनका कहना ये था कि पाकिस्तान में अदालत, फौज, सरकार, इन सब ने मिलकर इस बड़े पैमाने की धांधली की। और मैं पाकिस्तान के लोगों की हिम्मत की दाद दूंगा कि खुल के बोलते हैं। ऐसी फौजी हुकूमत जो वर्दी पर्दे के पीछे रहती है और सामने अपनी कठपुतलियों को रख कर सरकार चलाती है, ऐसे में भी लोग फौज की आलोचना करते हैं। आदमपाल को मैंने इंटरव्यू किया तो उनको पूछा था, क्या आपको डर नहीं लगा ये सब बोलते हुए? आपने इतना कहा है मुझको, फौज आपको छोड़ देगी? उन्होंने कहा, अब तो पाकिस्तान में बच्चा बच्चा ये बोलता है किसको किसको पकड़ेंगे। तो ये अखबार नवीस महिला जो थी ये बोल रही थी ये सब बातें कि ये धांधली उस समय से चालू हो गई। वोटिंग में धांधली हुई, कैंडिडेट को निकलने नहीं दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, लोगों को अपने गांव, अपने पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दिया गया, लेकिन लोगों ने बम्पर वोटिंग की। सरकार, फौज, इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों ने खूब वोट डाले। अब इसका मतलब समझिए, सरकार कितनी भी ज्यादती कर ले, कितने भी जुल्म कर ले, अगर जनता वोट डालना तय करती है तो वोट डालने निकलती है। ये एक अलग बात है कि फौज की गिरफ्त ऐसी है वहाँ पे कि वहाँ के चुनाव अधिकारियों ने वही रिजल्ट निकाले जो फौज ने कहा, यहाँ से इसको इतने वोट से जिताना है। अब आप एक आंकड़े को देखिए, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। वहाँ पर नवाज शरीफ की पार्टी, 2 भाई हैं, उनकी बेटी भी है मरियम शरीफ, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी पार्टी है, कई बार सत्ता में रह चुकी है, राज्यों में सत्ता में रह चुकी है। इधर बेनज़ीर के पति आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर का बेटा, बेनज़ीर नहीं रह गई हैं लेकिन उनका बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी,
इनकी पार्टी बड़ी पार्टियां हैं दोनों, ये दोनों बड़ी पार्टियां मिलके भी आज सरकार नहीं बना पा रही हैं। इसलिए नहीं बना पा रही हैं, 265 मेंबर की नेशनल असेंबली है, उसमें इमरान के जो कैंडिडेट हैं बिना निशान के, बिना नेता के लड़के 93 सीटों पे आए हैं, 93 सीटों पे। इसका 93 सीटों का मतलब यह है कि 1/3 से ज़्यादा सीटें इन्होंने पाई हैं, और 3 तो बड़ी पार्टियां हैं ही वहाँ पे कम से कम। इतनी सीटें इन्होंने पाई हैं कि इनके बिना वहाँ पे सरकार बनाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन एक गड़बड़ी वहाँ के चुनाव कानून में कर दी गई है, ये किया गया है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़के आते हैं उनको 3 या 4 दिन के भीतर तय करना पड़ता है कि वो किस पार्टी की तरफ से सरकार में शामिल होंगे या पार्टी में शामिल होंगे। किसी न किसी पार्टी में शामिल होना पड़ता है निर्दलीय लोगों को। 4 दिन के बाद उसकी गुंजाइश नहीं रहती है, लेकिन वो एक अलग जटिलता है, मैं उस पर अभी जाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं जिस बात पे आ रहा हूँ वो ये है कि आज की मेरी पूरी बातचीत एक ऐसे आदमी की ईमानदारी पे है जिसने ईमानदारी दिखाई, जीता हुआ चुनाव हार गया, छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, फौज से दुश्मनी मोल ले ली, जिसका सरकार बनने का आसार दिख रहा है। नवाज शरीफ का परिवार और पार्टी और बिलावल अली भुट्टो का परिवार और पार्टी, इन दो का मिलाकर वहाँ पर सरकार बनने का एक आसार दिख रहा है। फौज चाहती है ये मिले। एक खबर ये आई थी कि फौज अपने हेडक्वार्टर में इन दोनों पार्टी के नेताओं को बैठा के बात करवा रही है कि कैसे सरकार बनेगी, किस स्टेट में किसकी बनेगी, देश में किसकी बनेगी, कौन क्या बनेंगे, कौन क्या लेंगे, ये फौज तय कर रही है वहाँ पे। गनीमत है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र अभी उस तरफ बढ़ा नहीं है, मजबूत लोकतंत्र है यहाँ पे इनके मुकाबले कम से कम। मैं केवल इसी बात को लेके आपके बीच आया हूँ। अभी तक मैंने खेल के मैदान पे ऐसा देखा था, खेल के मैदान पे कभी कभी क्रिकेट में कोई प्लेयर आउट होता है या उसको लगता है कि वो आउट हो गया है, कभी कभी ऐसा हुआ कि वो बैट लेके वो पेविलियन की तरफ निकल लेता है। आधे रास्ते जब पहुंचता है तब तक पता लगता है कि अपील के ऊपर जो थर्ड एम्पायर का डिसीजन दिखता है स्क्रीन पे, उसमें नॉट आउट है, लेकिन उसको लगा था कि वो आउट है तो चले गया था छोड़कर ईमानदारी के साथ। कई प्लेयर ऐसा करते हैं, कई खिलाड़ी ऐसा करते हैं। एक दूसरा आपको याद होगा, आपने भी फेसबुक पे बहुत सारी तस्वीरें देखी होगी, किसी लंबे मैराथन में या किसी लंबी दौड़ में दौड़ रहे हैं लोग और एक खिलाड़ी थक कर या पैर में चोट लगने से गिर गया नीचे या गिर गई, दोनों तरह की घटनाएं हैं, पुरुष खिलाड़ी की भी है, महिला खिलाड़ी की भी है। तो जो उसके बगल से दौड़ते हुए जाके पहले नंबर पे आना, जिसके लिए आसान था गोल्ड मेडल पाना, उसने रुक कर साथी को उठाया और लंगड़ाते लंगड़ाते उसको सहारा दे के जाकर साथ में दौड़ पूरी की। उनको क्या मेडल मिला नहीं मिला मुझको नहीं मालूम है, उनको मेडल पाने के लिए उस रिबन तक पहुंचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको मेडल वहीं उसी पल मिल गया जब दौड़ते हुए खिलाड़ी ने, धावक ने रुक कर जख्मी साथी को उठाया सहारा देकर और साथ में लेके आगे बढ़ा, बस वही गोल्ड मेडल मिल गया। इससे बड़ी दौड़ जीतना और कुछ नहीं हो सकता। जो खिलाड़ी जिसको लगा कि वो आउट है, वो अगर चले गया, आउट नहीं भी था तो उसका सेंचुरी मान लेना चाहिए कि उसने सेंचुरी बना ली है। ऐसे ही मुझको लगता है कि पाकिस्तान में नईम उर रहमान, नाम मैं बार बार लेना चाह रहा हूँ, अच्छे का भी नाम लेना चाहिए, बुरे का नाम तो हम कई बार लेते हैं रोज। उन्होंने कराची शहर की एक सीट, शहर का विधायक छोटा नहीं होता है, बड़ा ताकतवर होता है। कराची पाकिस्तान की व्यावसायिक राजधानी है, बिजनेस कैपिटल है, जैसे हिंदुस्तान में मुंबई है। आप सोचिए, मुंबई शहर का एक कोई एमएलए जीतने के बाद कोई छोड़ेंगे, वहाँ का पार्षद न छोड़े। पार्षद की कमाई वहाँ करोड़ों रुपए रहती है, एमएलए की कमाई करोड़ों रुपए रहती है, कौन छोड़ेगा? तो इस आदमी ने छोड़ दिया वहाँ पे। ये देखने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में गलत तरीके से अगर कुछ हासिल होता है
तो उसको रख लेना ज़रूरी नहीं है। कई बार किसी को बैग कहीं छूटा हुआ मिलता है, ट्रेन में, कहीं और किसी जगह पे, कहीं ऑटो रिक्शा में छूटा हुआ बैग मिलता है, उसको लेके जाते हैं लोग, थाने में जमा करा देते हैं, पता देखते हैं, पता देख के घर पहुंचा देते हैं, जिसके बारे में अखबारों में कभी कभी छपता है ईमानदारी जिंदा है। ये सुर्खी बनती है ये बात, ईमानदारी जिंदा है। कई लोग हड़बड़ा जाते हैं सवेरे सवेरे, कैसे पता लगा कि ईमानदारी जिंदा है। लोगों को ऐसा लगता है कि तो मर चुकी है कब से। ऐसे में जब अखबार में सुर्खी आती है ईमानदारी जिंदा है तो हड़बड़ा जाते हैं लोग। कई लोग उसकी फोटो खींच के दूसरों को भेजते हैं, अरे हम तो समझे थे डायनासोर और ईमानदारी एक साथ मर गए, लेकिन ये बतला रहा है अखबार ये खबर कि ईमानदारी जिंदा है। तो मुझको पाकिस्तान की राजनीति में जितने तरह की हिंसा, धर्मांधता, कट्टरता, फौज की दखल, बेईमानी, जितने तरह की चीज़ें दिख रही है, उनके बीच में मुझको ये तस्वीर बड़ी सुहावनी लग रही है। मुझको लग रहा है कि जमहूरियत के जंगल में वहाँ पे एक मोर नाच रहा है। कम से कम एक कोई इतना ईमानदार है जो फौज को मुंह पे कह रहा है कि तुमने मुझको गलत तरीके से जिताया है, मैं इस जीत को मंजूर नहीं करूँगा। ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ, राजनीति से परे, पाकिस्तान से परे, पूरी दुनिया में हर किसी के काम आ सकती है ये बात कि किस तरह से लोग ईमानदार हो सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, नुकसान झेल सकते हैं और ईमानदार रह सकते हैं। सोच के देखिएगा ये कितने सुकून से ये आदमी सोएगा, कितनी इज्जत इसके लिए लोगों के मन में होगी। मैं कहता हूं अगला चुनाव ये लड़ ले, ये सच में ही जीत जाएगा, जनता जिता देगी। जनता फौज से जितनी थकी है, फौज की मर्जी के खिलाफ वोट दिया इन्होंने, नाम के शरीफ हैं दोनों भाई, लेकिन उनके खिलाफ वोट दिया। एक किस्म से इस राजनीतिक शराफत के खिलाफ जनता ने वोट दिया, फौज की हुकूमत के मनमानी के खिलाफ वोट दिया। इस देश में इस एक इस्तीफे को देखकर हम सबको ऐसी ईमानदारी का सम्मान करना चाहिए और अपने आसपास, अपने दायरे में देखना चाहिए कि क्या हम भी मौका पड़ने पर, बहुत बड़े फायदे का मौका पड़ने पर, मुझको अगर सड़क पे कोई बटुआ पड़ा मिले, 2-4 हज़ार रुपये रहें तो मैं उसको लौटा दूंगा आसानी से। लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मुझको 25-50 लाख रुपए से भरा हुआ बैग मिलेगा, शायद 10 मिनट लग जाएगा मन के भीतर दुविधा में तय करने में कि इसको रख लूं कि ढूंढ के लौटाऊं, क्या करूं। रख लेने से कितने किस्म की दिक्कतें दूर होंगी। और जिसका 50 लाख रुपया है या 25 लाख रुपया है, उसके पास कोई कमी तो होगी नहीं है, किसी गरीब का पैसा तो है नहीं। ऐसी भी दुविधा हो सकती है, कम से कम मेरे सामने, आपके मन में हो ना हो। मैं ऐसे ही ईमानदार लोगों की इज्जत करना चाहता हूं जो कहें कि मुझको बेईमानी की जीत नहीं चाहिए। पाकिस्तान की खबरों को लेकर हम फिर मिलेंगे, फिर किसी को इंटरव्यू करेंगे। फिलहाल ईमानदारी की एक कहानी रखने में आपके बीच आया था। हमारे ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। मैं बताता हूँ, बुरी खबर के लिंक सब भेजते हैं, अच्छी खबर के लिंक भी भेजिए। मेरा मानना है कि आपके दोस्तों को भी ये सुनकर अच्छा लगेगा। नीचे टिप्पणी लिखिए, आपको ये कैसा लगा, आप सहमत हैं, असहमत हैं। और हाँ, चलते चलते मैं एक छोटी सी अपील आपसे करूंगा, अगर आप सड़क पर कोई गाड़ी चलाते हैं तो दोपहिया चला रहे हों कि पीछे बैठे हों, हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट बांध कर रखिए। किसी कार में, किसी दूसरी गाड़ी में चल रहे हैं, आगे बैठे हों, पीछे बैठे हों, सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे में यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी बचाती हैं। फिर मिलेंगे।